हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। ठीक है, 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी को क्या बोला जाता था? कार्वे कमेटी। ठीक है। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस लिए यूज़ किया जाता था? रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़ ऑन द असेट ऑफ द यूनिट। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जिसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी अलाउ होती थी? 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक का असेट या किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट हम अपनी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। फिर थे इसके बेनिफिट्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। ऐसा माना जाता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू मशीनों के इस्तेमाल से। ठीक है। दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड देयर फोर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा लोगों को हम काम पे रखेंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे क्या करने के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन था वो रिजर्व कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, कि कितना करना है। दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। और उनको कुछ कंसेशंस भी दिए गए, जैसे कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा और बैंक से जो वो लोन लेंगे वो भी उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने क्या लिए? स्टेप्स लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या था? फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या था? इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन थ्रू मैनी स्टेजेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो बहुत सारे स्टेजेस से निकली थी कुछ लास्ट डिकेड्स के अंदर। देयर वर ट्रांजिटरी फेजेस एंड सम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ टू डील विद द चेंजिंग इकोनॉमी। इसके अंदर कुछ ट्रांजिटरी फेजेस थे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ थी जो जो चेंजिंग इकोनॉमी से डील कर रही थी। मतलब कुछ अलग अलग तरह के फेजेस थे, कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज थी जिनके अंदर, और कुछ ऐसे ट्रांजिशंस थे जो हमारी चेंजिंग इकोनॉमी के साथ डील कर रहे थे। बट ओवरऑल द ट्रेड पॉलिसी फॉलोड सम बेसिक थीम्स स्प्रेड ओवर दी 3 स्पेसिफिक पीरियड। बट लेकिन जो ट्रेड पॉलिसी थी वो 3 बेसिक टर्म्स को फॉलो कर रही थी कुछ स्पेसिफिक पीरियड से। क्या थी? फ्रॉम इंडिपेंडेंस अंटिल द 1980s देयर वॉज द जनरल पॉलिसी ऑफ प्लान्ड रेगुलेशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंडिपेंडेंस से 1980s तक एक जनरल पॉलिसी प्लान्ड रेगुलेशन की थी जिसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, जिसको इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट वाज लुकिंग टू बूस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट क्या चाहती थी? अपने इंडस्ट्री को और ट्रेड को बूस्ट करना चाहती थी कंट्री के। ठीक है। वी वर एन इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम ऐसी इकोनॉमी थी जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड टू चेंज दैट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री वॉज ऑफ द असेंस। और इसको डेवलप करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, ये ज़रूरी था कि हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री भी डेवलप हो पहले, तब ही ये हो पाएगा चेंज। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी जो हमारी थी तभी वो कम हो पाएगी जब हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगा। दिस ट्रेड पॉलिसी वॉज अप्लाइड टू ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इम्पोर्ट इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये ट्रेड पॉलिसी कहाँ पे हो गई? ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर दी गई इकोनॉमी के। द एम ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। और इस पॉलिसी का मेन एम क्या था? कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके, बढ़ा सकें और अपने डोमेस्टिक गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन से बचा सकें। इन अ वे दिस पॉलिसी क्लोज्ड ऑफ आवर इकोनॉमी फ्रॉम द वर्ल्ड। इससे क्या हो गया? हमारी इस पॉलिसी ने क्लोज ऑफ कर दिया इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड से। ठीक है,
but during the initial stages of development, this was secondary to our main aim of boosting domestic production. क्या था बट लेकिन स्टार्टिंग की स्टेज में डेवलपमेंट की ये हमारा सेकेंडरी मेन एम था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने का, ठीक है। सच अ प्रोटेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स वाज डन थ्रू टू स्टेप्स, और हमने अपने इम्पोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया दो तरीक़ों से, ठीक है। पहला था टैरिफ। टैरिफ क्या था? फर्स्टली टैरिफ वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स, मतलब हमने अपने इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। Such tariffs make imports costlier. This in turn will help the production as well as the sale of domestic products. मतलब हमने टैरिफ पॉलिसीज़ लगाई। टैरिफ पॉलिसी में क्या था? हमने इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया, हाई टैरिफ इम्पोज कर दिया, जिससे क्या हुआ? हमारे इम्पोर्ट्स महंगे हो गए, जिसकी वजह से हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का सेल भी इंक्रीज़ किया, ठीक है, और प्रोडक्शन भी। फिर था कोटाज। कोटाज पहला टैरिफ था, फिर दूसरा था कोटाज। अनदर मेजर वाज टू इम्पोज कोटाज ऑन इम्पोर्ट्स। फिर दूसरा हमने क्या लिया? एक मेज़र लिया जो कि हमने अपने इम्पोर्ट्स के ऊपर कोटा फिक्स कर दिए। दिस मीन्स ओनली अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड। इसका मतलब था कि कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ही गुड्स की आ पाएगी, इम्पोर्ट हो पाएगी, मतलब एक्सेस में नहीं हो पाएगी। एंड हेंस द डोमेस्टिक मार्केट विल हैव टू मेक अप टू मीट द डिमांड, और डोमेस्टिक मार्केट को उसी डिमांड के साथ मीट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइलेंट फीचर्स के साथ और गुड और बैड इम्पैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।